नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटर ट्वेल्थ बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए भौतिकी फिजिक्स सेट 3 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये सेट 3 नंबर है। सेट 1 और 2 आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं, जो 2021 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा चैनल और ये आपका वीडियो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न है स्टेट कूलम। दोस्तों हमारा सवाल है स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम्ब होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा जिसमें से आपको एक आंसर देना है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 आता है, जिसमें से आपको 35 आंसर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, एक स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारा पहला ऑप्शन है 3 × 10⁻⁹ और 3 × 10⁻⁻⁹ और 1/3 × 10⁻⁹। दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर 1/3 × 10⁻⁹। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धातु का परा वैद्युतांक होता है। परा वैद्युतांक कितना होता है, ये आपको बताना है। दोस्तों जीरो होता है, या हमारा अल्फा होता है, या 1 होता है, या -1 होता है। तो धातु का परा वैद्युतांक होता है दोस्तों, आपको बता दें अल्फा। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 1 फैराडे बराबर होता है कितना। 1 फैराडे बराबर कितना होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, 96,500 ए, 96,500 सी, 96,500 बी, या 96,500 एन। तो 1 फैराडे बराबर दोस्तों होता है, आपको बता दें 96,500 सी यानी सेल्सियस। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किर्चहॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, या चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, या चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। तो किर्चहॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो दोस्तों आपको हम बता दें विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल। 1 जूल, या दोस्तों आपको हम बता दें 1 जूल सी इनवर्स, 1 सी जूल इनवर्स, या 1 जूल सी। तो 1 वोल्ट बराबर दोस्तों होता है, आपको हम बता दें कि आपका 1 जूल सी इनवर्स। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। दोस्तों हमारा सवाल है, 12 ओम प्रतिरोध को एक तार के एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, वृत्त के रूप में, तो व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 12 ओम है आपको जो वृत्त है, क्योंकि आप जानते हैं वृत्त के परिधि आता होता है आपको 2πr। तो आपको इसमें बताना क्या है और इसमें व्यास निकालना है, यानी कि 2d बराबर 12। तो 12 ओम प्रतिरोध के एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3 ओम। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो है आपको घटता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं
चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है 0, π/2, पाई या कुछ भी। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर होता है। दोस्तों आपको हम बता दें π/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच थीटा यानी अल्फा या फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान क्या होता है? टेन फाई, साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई या कॉस फाई। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणक का मान क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कॉस फाई हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुवाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच कालांतर होता है π/2, π/4, पाई या शून्य। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, शून्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रतिघात का मात्रक है ओम, मेहो, फैराड या एम्पियर। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि प्रतिघात का मात्रक है ओम, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का या उच्चतम मान का, औसतम मान का या मूल औसत वर्ग मान का, इनमें से कोई नहीं। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। दोस्तों आपको बता दें मूल औसत वर्गमान, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, आभासी धारा होती है √2 गुणे शिखर धारा, शिखर धारा बटा 2 या शिखर धारा बटा √2, औसत धारा बटा √2। तो आभासी धारा होती है दोस्तों आपको हम बता दें आभासी धारा बराबर होता है शिखर धारा बटा √2। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है? √2 1/√2 या 1/2 या 2/√2। प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो आपको हम बता दें 1/√2। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गामा किरणें की तरह होता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें या एक्स किरणें। गामा किरणें की तरह होता है दोस्तों आपको हम बता दें एक्स किरणें, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। कांच से पानी में, कांच से वायु में, हीरे से वायु में, पानी से वायु में। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है दोस्तों आपको हम बता दें कांच से पानी में, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यक्तीकरण या बड़ विक्षेपण, अपवर्तन या परावर्तन। तो दोस्तों आपको हम बता दें अपवर्तन कहा जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी 20 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर या 0.5 डायोप्टर या 5 डायोप्टर। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होती है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसकी क्षमता जो हो जाएगी वो 5 डायोप्टर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं
तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा सवाल है F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर इसमें आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ हमारा आंसर होगा F1 F2 F1 इंटू F2 बटा F1 प्लस F2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है F1 इंटू F2 अब बाई F1 प्लस F2 हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों आपको हम बता दें वक्रता त्रिज्या दिया है और 15 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक इतना है। दोस्तों आपको जो है फोकस दूरी निकालना है। दोस्तों आप फोकस दूरी निकालना जानते हैं, एफ यानी कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, दर्पण का सूत्र होता है ये आपका। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस में दोस्तों हम जानते हैं फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस में माइनस हो जाता है। इस फार्मूला से हम फोकस दूरी क्या होगी पता चल जाएगा हमको दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा आपको हम बता देते हैं 12 सेंटीमीटर, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यक होगी उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, बेलनाकार लेंस की या समतल अवतल लेंस की। तो एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की क्या आवश्यकता होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस की। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी दूरबीन के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 हो जाएगा, सिर्फ आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 C/kg, 1.8 × 10⁻19 C/kg, 1.9 × 10⁻19 C/kg। दोस्तों आपको हम बता दें कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 C/kg। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अल्फा कण है इलेक्ट्रॉन, हीलियम का परमाणु, हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक। तो अल्फा कण क्या है, तो दोस्तों आपको हम बता दें अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बीटा किरणें होती है तीव्रगामी यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या रेडियन। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है। भेदन क्षमता महत्तम है ए किरणें, अल्फा किरणें, कैथोड किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो दोस्तों आपको हम बता दें यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गामा किरणें। हमारा आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, मूल कण नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो मूल कण नहीं है अल्फा कण। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है कैडमियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें बनी होती है दोस्तों आपको हम बता दें कैडमियम की। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है? विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ती है, अवक्षय पर्त की मोटाई बढ़ती है, अवक्षय पर की मोटाई अपवर्तित रहती है। तो दोस्तों, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, विभव प्राचीर की ऊंचाई जो है घटती है। विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? दोस्तों, आपको हम बता दें कि 2 से, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन एक अर्धक चालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता क्या होता है? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी। सिलिकॉन एक अर्धक चालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने से इसकी चालकता क्या होती है दोस्तों? तो आपको बता दें, बढ़ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पी प्रकार के अर्धक चालक में आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, व्यूअर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। पी प्रकार के अर्धक चालक में आवेश आवेश वाहक होते हैं दोस्तों, आपको हम बता दें व्यूअर, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, माइक्रोफोन द्वारा होता है विद्युत वोल्टता का ध्वनि तरंग में परिवर्तन, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन, किसी वस्तु की आवर्धित चित्र की प्राप्ति, ध्वनि का दूर तक सुनाई देना। माइक्रोफोन द्वारा होता क्या है दोस्तों, आपको हम बता दें, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन होता है, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मॉड्यूलन वह युक्ति है जिसमें मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, दो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें इसमें कि मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है दोस्तों, आपको हम बता दें केवल विद्युत क्षेत्र, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच सिखाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या शून्य रहेगी? यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होती है? तो बढ़ेगी, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का पास नियम के संरक्षण के सिद्धांत को आधारित है आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हमारा सवाल है, किरचॉफ का पास नियम द्वितीयक नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किसके संरक्षण पर आधारित है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या अनंत। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है दोस्तों, आपको बता दें शून्य, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो दोस्तों, आपको हम पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है 90 डिग्री, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल को कीटाणु रहित करने के उपयुक्त है अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण,
पीला प्रकाश माइक्रो तरंगे। जल को कीटाणु रहित करने के उपयुक्त है आपको पराबैंगनी विकिरण। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता या एस्टिगमेटिज्म या जरा दृष्टिता। दोस्तों हमारा सवाल है इसमें बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टिता या दीर्घ दृष्टिता या एस्टिगमेटिज्म या जरा दृष्टिता। दोस्तों आपको हम बता दें एस्टिगमेटिज्म। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे भौतिकी सेट 4 हमारा अगला वीडियो होगा। इंटर 12th बोर्ड 2021 परीक्षा के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल भौतिकी सेट 4 हमारा अगला वीडियो होगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।